मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 2023 में पोर्टफोलियो को कैसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की मल्टी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का फॉर्मूला आप तलाश सकते हैं। तो क्या आपको 2023 में मल्टी कैप फंड में निवेश करना चाहिए? क्या है इसकी खासियत? सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ है दो खास मेहमान, परिचय करा देते हैं। HSBC म्यूचुअल फंड के को CEO कैलाश कुलकर्णी और वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी। दोनों का स्वागत करेंगे। कैलाश जी और हेमंत जी, आपका हमारे साथ मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले कैलाश जी, नए साल में हम आ तो चुके हैं। हर कोई जो इन्वेस्टर है इस टाइम पर डाइवर्सिफिकेशन को साधना चाहता है अपने पोर्टफोलियो में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बाजार में बनी हुई है, बेस्ट ऑफ ऑल द कैप्स बेसिकली वो चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में रहे और एक कुशन रहे अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिस्क और वॉलेटिलिटी। इसलिए सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूं मैं कैलाश जी कि जब हम मल्टी कैप एज अ कैटेगरी की बात करते हैं तो अभी बाजार के इस माहौल में आपको इस कैटेगरी में क्या खासियत नजर आती है? पहले तो शुक्रिया बुलाने के लिए प्रोग्राम पे। और मल्टी कैप जो है वो इसीलिए हम पसंद करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव स्कीम है विद इन द इक्विटी स्कीम्स जो बोलते हैं। आप अगर देखोगे तो बाकी जो है स्मॉल कैप या मिड कैप वो काफी वॉलेटाइल रहते हैं और लार्ज कैप कम वॉलेटाइल रहते हैं, क्योंकि सेबी ने इसमें मिनिमम 25% ईच 25% लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों में, और जो बैलेंस 25% है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन के ऊपर है कौन से कैटेगराइजेशन में जाना चाहिए। ये अगर रिस्क और रिटर्न के हिसाब से देखें तो वो सेंटर में गिरती है, विच मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट कि ढंग के रिटर्न्स मिलने चाहिए और वॉलेटिलिटी इस फंड में ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंपेयर टू द अदर स्कीम्स। तो इसीलिए हम ये प्रस्ताव ला रहे हैं मार्केट में। ओके हेमंत जी, क्योंकि हम यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैलाश जी ने बताए हमें। इसकी खासियत में स्पेशली ये ज़रूरी है समझना कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि फंड मैनेजर का जो रोल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि वो किस तरीके से ज़रूरत के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में निवेश को घटा बढ़ा सकते हैं। आजकल के मार्केट के मूड और माहौल को देखते हुए एक मल्टी कैप फंड किसी के पोर्टफोलियो में कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है? एक पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड का होना इस वॉलेटाइल मार्केट में क्यों जरूरी है? आई थिंक सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हम जानते हैं कि जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो आप शुरुआत करते हैं कि किस एसेट क्लास में कितना मेरा पोर्टफोलियो का जो हिस्सा इक्विटी में जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें, क्योंकि मार्केट के अंदर 3 सेगमेंट है, जैसा हम जानते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और ये इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा एक बड़ी दुविधा रहती है ये डिसाइड करना कि हम किस सेगमेंट में लगाएं, और लगाने के बाद उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो किस समय पे करें, किस तरीके से करें। तो मुझे लगता है वो काफी एक बड़ा चैलेंज रहता है इन्वेस्टर्स के लिए। मल्टी कैप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसा सेबी ने कहा है कि तीनों सेगमेंट में, क्योंकि जैसे नाम से पता चलता है कि मल्टी कैप फंड है, तीनों सेगमेंट यानी लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में कम से कम 25% पैसा डालना है आपको, और बाकी 25% जो है वो एज ए फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं जो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड्स हैं उनको मैं अगर एनालाइज करूं तो मैं देख रहा हूं कि एवरेज मिड कैप एक्सपोजर है करीब 35%, और मान लीजिए स्मॉल कैप में हो गया 25%, और अराउंड 40% जो है वो लार्ज कैप में। तो जो दुविधा इन्वेस्टर्स के दिमाग में रहती है कि कब लगाएं और कितना पैसा किस सेगमेंट में लगाएं, मल्टी कैप से एक तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। दूसरी बात, तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर जो आता है रीबैलेंसिंग करने का कि किस समय पे मैं अगर मान लीजिए आपके पास अलग अलग पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल का, तो आपके लिए एज एन इन्वेस्टर वो टाइमिंग करना और कब कैसे करना वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है मल्टी कैप में एक तो डिसिप्लिन बना रहता है, दूसरी बात बैलेंसिंग होती है, वो करते हैं, और वो टैक्स एफिशिएंट तरीके से होती है क्योंकि आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि चेंजेस जो है वो फंड मैनेजर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट
कैटेगरी है, किसी भी निवेशक के जो शुरू कर रहे हो या जो एग्जिस्टिंग हो, अगर वो चाहते हैं कि एक ऐसा फंड हमारे पोर्टफोलियो में हो जो एक बैलेंस बना के रखे तीनों से। एब्सोल्युटली। मैं इनफैक्ट कैलाश जी से ही इस पर भी इनपुट लेना चाह रही थी, क्योंकि हर एक कैटेगरी का एक निवेशक है जिसकी सूटेबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फंड के लिए। मल्टी कैप कैटेगरी एज अ होल, कैलाश जी, कैसा निवेशक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कितने परसेंटेज में एक मल्टी कैप फंड को किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए? तो अगर हम तीनों कैटेगरी को देखा जाए तो स्मॉल कैप कैटेगरी जो होती है वो सबसे वॉलेटाइल रहती है। जब आपको रिटर्न मिलते हैं, आपको काफी अच्छे रिटर्न मिलते हैं। हमने पुराने कुछ सालों पहले देखा है कि ये 40% प्लस भी कुछ फंडों ने रिटर्न्स दिए हैं, और जबकि लार्ज कैप मोर स्टेबल रहता है। तो एक बार जब निवेशक इक्विटी में आ जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी या बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो निवेशक होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो सालों से इस मार्केट में होते हैं, वो अगर रिस्क लेना चाहे तो सेक्टर फंड या स्मॉल कैप फंड्स में वो जा सकते हैं। रीसेंट एंट्रेंट्स जो होते हैं, जो पिछले कुछ सालों में ही आए हैं, चख रहे हैं अभी भी इक्विटी मार्केट्स को और समझना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उनको मल्टी कैप फंड में ज्यादातर के रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर पूरे 100 रुपए आपके सिर्फ इक्विटी वाला बास्केट अगर देखे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पैसा इक्विटी में होना चाहिए, बाकी फंडों में भी होना चाहिए, पर अगर पूरा इक्विटी बास्केट होना चाहिए तो मेरे हिसाब से अगर आपकी रिस्क कैपिटाइट इतनी ज्यादा नहीं है तो करीबन 60 से 70% मल्टी फ्लेक्सी कैप्स इस रेंज में होना चाहिए आपके पास। ओके। इसमें कुछ अगर हम ध्यान देने वाली बातें समझें हेमंत जी, तो वो क्या होगी एक निवेशक के लिए? क्योंकि डेफिनेटली जो 25% का जो एक एलोकेशन है जो करना है तमाम कैटेगरीज में, जो कि आपका स्मॉल, मिड और लार्ज कैप हो गया, उसमें एक वाइल इन्वेस्टिंग बेसिकली एक निवेशक को ध्यान किन बातों का रखना है जिससे वो एक अच्छा मल्टी कैप फंड अपने लिए चुन पाए? जी देखिए, आई थिंक जैसे कैलाश ने भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, कि आपके पोर्टफोलियो में जो एक्सपोजर है मल्टी कैप में वो कितना है। अगर मान लीजिए आपका 25-30 लाख का पोर्टफोलियो, आपने 2 लाख रुपए अगर मल्टी कैप में लगाए, तो जितने भी हमने एडवांटेजेस की बात की, किस कारण से वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका बहुत ही पोर्टफोलियो का छोटा सा प्रपोर्शन वहां पे है। ऑफ कोर्स जब भी आप किसी कैटेगरी का फंड चुनते हैं तो मे बी एक से ज्यादा फंड आप देखेंगे, और फंड का ऑब्वियसली वो चुनाव करने के टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट मेरा ये मानना है कि पहली बात, जैसे मैंने कहा, कि प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चाहे वो थोड़ा मल्टी कैप में रखें, आप फ्लेक्सी कैप में रखें या लार्ज एंड मिड में रखें, बट इन कैटेगरीज में प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं तो। दूसरी बात, एज एन इन्वेस्टर जब आप, हालांकि बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, तीनों के तीनों सेगमेंट हैं, लेकिन अगर मार्केट ऐसी है कि उसकी ब्रेथ जो है नैरो है, और देख रहे हैं कि अगर मार्केट वॉलेटाइल है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ऐसा पीरियड हो जहां पे आप अगर उसको कंपेयर करने बैठेंगे लार्ज कैप फंड से, तो आपको लगेगा ये फंड उतना अच्छा नहीं कर रहा है। वो नहीं करना है आपको। आपको ये समझना होगा कि आप किस सेगमेंट में है, किस प्रोपोर्शन में है, और आपको अगर कंपेयर भी करना है तो फिर उनके सामने करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमने अलग अलग जब फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया होता है, तो हमें उसका इम्पैक्ट एक जगह पे नहीं मिलता जो मल्टी कैप में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बाजार ऊपर जा रहा हो चाहे बाजार नीचे जा रहा हो। तो एज एन इन्वेस्टर ध्यान रखिए प्रोपोर्शन सही हो। दूसरा, क्लैरिटी रखिए कि सबसे बड़ा फायदा मल्टी कैप में ये है कि आप हर सेगमेंट में बने हुए। काफी बार क्या होता है, मिड कैप फंड से निकल गए, स्मॉल कैप से निकल गए, और फिर जब वो चलने लगा तब आपके पास नहीं है, तो पोर्टफोलियो में रिटर्न हैम्पर होता है। यहाँ पे क्योंकि आप कंपल्सरी तीनों सेगमेंट में बने रहेंगे, तो वो मुझे लगता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं कि अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग सेक्टर जो है अलग अलग समय पे अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है, अगर आप सही मायने में मल्टी कैप कैटेगरी से हम फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तीनों ही कैटेगरीज का समावेश एक मल्टी कैप फंड में होता है कैलाश जी। एक अगर हम पूरे एक मार्केट सिनारियो को समझे, क्योंकि हम तो साल की शुरुआत में ही हैं और साल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे
फियर्स और अनसर्टनिटीज भी हैं जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तो ग्लोबल रिसेशन फियर है, बढ़ती महंगाई है, बढ़ते इंटरेस्ट रेट हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में। इनको ध्यान में रखते हुए एक मल्टी कैप का पूरा एज अ होल प्रदर्शन थ्रू आउट द ईयर आप कैसा देखते हैं, एंड ओवरऑल एक इंडस्ट्री के लिए भी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी साल 2022 आप किस रूप में देखते हैं? इनफैक्ट जो नंबर्स एम्फी के हैं वो तो काफी ज्यादा उत्साहवर्धक नजर आते हैं। तो साथी जी, एक बहुत अच्छी चीज हुई है भारत में कि जो निवेशक है वो लॉन्ग टर्म सोचने लगा है। तो वो अभी 2023 का नहीं सोचता है जब इक्विटी में निवेश करता है, वो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल या उसके रिटायरमेंट का सोचता है। और अगर हम देखें कि जो आपने कहा जो अनसर्टेनिटीज है वो है, जरूर है, पर हम भारत अगर अपना देश को देखें कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने इन्फ्लेशन को काफी हद तक अपने कंट्री ने ठीक से मैनेज किया है। ग्रोथ अभी भी अपनी कंट्री में है। 2023 में तो ऐसा लग रहा है कि जीडीपी ग्रोथ में भारत सर्वोच्च स्थान पर रहेगा। उसके बाद बाकी कंट्रीज आएंगी। तो ये अगर देखेंगे और आपका अगर लक्ष्य है कि 5 साल के लिए मिनिमम या उससे ज्यादा आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और जैसे मल्टी कैप में निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो अनसर्टेनिटीज है वो हर साल रहती है, वो पहले भी थी, पर आप देखोगे कि इक्विटी मार्केट ने हमेशा अनसर्टेनिटीज को पीछे रखते हुए ग्रोथ दिखाया है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म में निवेश किया है तो हम देखते हैं कि करीब 14% रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है पिछले इंसेप्शन से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों ने डरना नहीं चाहिए। और मैं थोड़ा सा डेटा देना चाहता हूँ। 2003 और 2008 के बीच में जब लोग बोलते हैं तेजी का माहौल था और मार्केट वन साइडेड ऊपर गया था, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये 2003 और 2008 के बीच में भी 4 ऐसे इंस्टेंसेस आए थे, 4 ऐसे मौके हुए थे जहां 11% से 25% मार्केट थोड़े टाइम के लिए गिर गया था। तो ऐसा कभी नहीं होता है मार्केट में कि मार्केट वन साइडेड ऊपर जाता है। वॉलेटिलिटी 2023 में रहेगी, वो अपने को संभालनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटीज रहते हैं कि जिस दिन मार्केट 1.5%, 2% एक दिन में गिर जाए, हम थोड़ा और पैसा वहां निवेश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भारत बहुत अच्छे प्रगति पथ पे है और उस हिसाब से इक्विटी और मल्टी कैप में निवेश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और आपके इन्हीं इंकरेजिंग वर्ड्स के साथ बहुत धन्यवाद करेंगे आपका कैलाश कुलकर्णी जी। आप हमारे साथ मनी गुरु में इस चर्चा में शामिल हुए। तो मल्टी कैप फंड्स की क्या खासियत है, क्यों अभी आपको किसी मल्टी कैप फंड में निवेश करना चाहिए, इस पर हमने खास चर्चा की। हमारे साथ शो में शामिल रहे कैलाश कुलकर्णी, को सीईओ HSBC म्यूचुअल फंड। आज के म्यूचुअल फंड गाइड में हम समझेंगे क्यों बढ़ रही है इंडेक्स फंड या फिर पैसिव स्ट्रैटेजी की पॉपुलैरिटी। हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, इंडेक्स फंड के अगर कुछ डेटा को समझे तो साल भर में जो इंडेक्स फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है और जो उसमें निवेश करने का जो रुझान है निवेशकों का, वो बढ़ गया है। तो ये जो एक हम ट्रेंड देख रहे हैं इंडेक्स फंड में निवेश का, इनफैक्ट इसका जो फायदा है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज भी उठा रही हैं और वो और भी ज्यादा पैसिव स्ट्रैटेजीज वाले फंड लेकर आ रही हैं बाजार में। क्या वजह आप समझते हैं किसी एक इंडेक्स फंड या फिर ETF की पॉपुलैरिटी के पीछे आजकल के टाइम में? जी स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने देखा है कि इनफैक्ट पिछले साल ही नहीं, उससे पहले भी कुछ साल हमने देखा है जो ट्रेंड है, जो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की रुचि जो है वो इंडेक्स फंड में और जो पैसिव इन्वेस्टिंग है उसमें देखने को मिल रही है। इसको हमें आई थिंक 2 भागों में डिवाइड करके देखना होगा। एक तरफ है इक्विटी फंड और एक तरफ है डेट फंड। अगर हम इक्विटी से शुरुआत करें तो ऑब्वियसली अगर हम देखें कि 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो ये कि सिंपल तरीका है, क्योंकि आप अगर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किस फंड में डालें, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हमें लगता है कि चलिए हम इंडेक्स फंड में डालते हैं। तो आई थिंक हमेशा ही एक स्कोप रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को 10 से 15% एटलीस्ट, अगर उससे ज्यादा नहीं तो अगर आप चाहें तो उसको आप इंडेक्स कर सकते हैं। तो एक रुचि तो ये है। दूसरी बात ऑब्वियसली
जो इन्वेस्टर्स को लगता है कि हम खुद से डिसाइड कर पाते हैं और हमें पता है कि हमें किस फंड में जाना है और कब निकलना है, जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हम ले सकते हैं, तो फिर उनके लिए एक कॉस्ट एक फैक्टर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट कंपेयर टू रेगुलर अगर हम प्लान की बात करें तो वहाँ पे कम होती है। तो क्लियरली इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ये 2 बड़े कारण हैं इक्विटी की तरफ से। अगर हम डेट की बात करें तो देखिए 2-3 चीजें हुई हैं यहाँ पे। एक तो हमने देखा है कि एक जैसे हम टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की हम बात कर रहे हैं, और उससे पहले जो हमने देखा था कि भारत बॉन्ड ईटीएफ जो है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसके कारण से हमने देखा कि काफी पैसा जो है वो ईटीएफ और जो इंडेक्स फंड में उनमें आ रहा है स्पेशली। क्योंकि क्या है कि अब जब हम इस लेवल पे है जहाँ पे हमें लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है एकदम ऑलमोस्ट पीक पे है, मे बी शायद एक और रेट हाइक हम देखेंगे, और ये एक अच्छा समय है इन्वेस्टर्स के लिए इस करंट यील्ड पे अपना पैसा लॉक करने के लिए। तो हमने देखा कि जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है, जो पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड है, वो काफी पॉपुलर है, उसमें काफी पैसा है। और दूसरी तरफ भारत बॉन्ड ईटीएफ जो है, अगेन वो भी, क्योंकि वो पहला मैं कह सकता हूँ कि शायद टारगेट मैच्योरिटी फंड था हिंदुस्तान में कुछ साल पहले जब आया था, उसके बाद भी हमने सीरीज देखी है, तो उनमें जो पैसा आया है बिकॉज ऑफ करंट सिनेरियो, क्योंकि वहां पे देखिए क्या है, सेफ्टी बहुत है, क्योंकि पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो अंडरलाइन है काफी अच्छी है, और जो यील्ड इस समय पे अट्रैक्टिव है स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो पैसा लॉक कर सकते हैं 3 साल 4 साल या 5 साल इवन लॉन्गर, उनके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है ये 2 कारण है, दोनों को अलग अलग तरीके से देखें। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फंड की में लोगों की रुचि बढ़ रही है, और वहां पे जो एएम जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो भी बढ़ रहा है। ओके और इनफैक्ट कुछ अगर हम स्पेशली पैसिव स्ट्रैटेजी में ही ईटीएफ के हालिया प्रदर्शन को अगर देखें हेमंत जी, जिसमें लार्ज कैप फंड्स भी हैं और कुछ थीमेटिक या सेक्टोरल ईटीएफ्स भी हैं, उसके पिछले 6 महीने 1 साल या 3 साल के प्रदर्शन पर अगर नजर दौड़ाएं तो वहां पर भी एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है ऐसे ईटीएफ्स ने। क्या खासियत आपको लगती है जब हम लार्ज कैप ईटीएफ्स की बात करते हैं और स्पेशली जो थीमेटिक ईटीएफ्स पर भी निवेशकों का जो इंटरेस्ट है बढ़ा है, स्पेशली अगर मैं कुछ थीम्स की बात करूं जैसे कंजम्पशन है या इंफ्रा है, ये थीम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई हैं पिछले करीबन 1 से 3 साल के, इनफैक्ट 6 महीने में भी इनके रिटर्न कुछ अच्छे नजर आए हैं हमें। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा जैसा आपने कहा वो सही है, क्योंकि हमने देखा है कि कंजम्पशन थीम ने अच्छा किया है, उसके रिटर्न भी अच्छे हैं। तो अगेन डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना, क्योंकि चाहे वो एक्टिवली मैनेज फंड हो चाहे पैसिवली मैनेज फंड हो, अगर हम किसी थीमेटिक में जाते हैं, मैं ऑब्वियसली डेट को आप छोड़ दीजिए, बट अगर आप इक्विटी की बात करें, थीमेटिक में जाएं, तो फिर एज एन इन्वेस्टर आप उस स्टेज पे हो अपने इन्वेस्टिंग करियर के कि आप इक्विटी और इन जो सेगमेंट है अलग अलग या जो सेक्टर है उनके जो अटेंडेंट रिस्क हैं उसको आप समझें, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसिव में है कि एक्टिव में है, वो जो अटेंडेंट रिस्क है वो तो बने रहेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको लगता है, जैसे हमने देखा कंजम्पशन थीम ने अच्छा किया, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कहीं गैप है, आपको लगता है कि उतना एक्सपोजर उस थीम में नहीं है, तो आप डेफिनेटली उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, मेरा ये मानना है कि अगर आप एक छोटे निवेशक हैं, आप एक ऐसे निवेशक है जिन्होंने कुछ साल पहले ही इन्वेस्ट करना शुरू किया, पोर्टफोलियो साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं कहूंगा कि फिर आप ऐसे थीम से दूर रहें। हाँ, इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें, जैसे मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस सिंपल हो, आप चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस बने और ट्रैकिंग करना भी आसान है क्योंकि आपको सिर्फ इंडेक्स देखना है, तो आप डेफिनेटली उसको अपने पोर्टफोलियो में कुछ हद तक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज ये इंडेक्स फंड है, पैसिवली मैनेज फंड है, जो उसके अटेंडेंट रिस्क है उस थीम के, उस सेक्टर के, क्योंकि ये एक इशू रहता है थीम में। कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है या इंडस्ट्री को लगता है या फंड मैनेजर को लगता है कि ये थीम अच्छा करेगा, लेकिन अगर मार्केट को रियलाइज करने में टाइम लगता है तो दोनों के बीच में जब गैप आता है, उसकी जो इम्पैक्ट है वो सीधा परफॉर्मेंस पे आता है। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में कि काफी फंड हाउसेज ने इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं, अलग अलग तरह के इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं, क्योंकि वहां पे एक तो क्या है, बाकी कैटेगरीज की तरह लिमिट नहीं है, जितने भी इंडेक्सेस हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बट एज एन इन्वेस्टर आपको अपने सूटेबिलिटी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने सूटेबिलिटी की यहाँ पर हेमंत जी बात की, थीमेटिक सेक्टोरल पर आपने अपना व्यू दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रेंड चल रहा होता है, हमने एक पैसिव इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड देखा पिछले कुछ समय से है,
उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए एएमसीज ने भी काफी सारे इंडेक्स फंड्स की पेशकश की, उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक इनफ्लो भी अच्छा हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। सिर्फ ट्रेंड को ही फॉलो करके निवेश करना ये कितनी बड़ा ये क्या एडवाइजेबल है हमेशा? ऑल्सो जब एक पोर्टफोलियो एक डिजाइन कोई कर रहा है अपने लिए, उसमें एक पैसिव फंड का एक्सपोजर और एक एक्टिव फंड का एक्सपोजर, उसमें बैलेंस कैसा होना चाहिए? जी, आई थिंक दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहली बात तो ट्रेंड आपको फॉलो करना है कि नहीं। आई थिंक हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेंड पे ध्यान मत दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। लेकिन उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके लिए वाकई में वो सूटेबल है, क्या उसके आने से आपके पास पोर्टफोलियो में कुछ असर होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी जैसे निफ्टी की अगर हम बात करें, तो लार्ज कैप का यूनिवर्स है, टॉप 100 कंपनीज हैं, उसमें निफ्टी 100 भी है, निफ्टी 50 भी है और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है, राइट। तो अगर आपके पास मान लीजिए निफ्टी 100 है, तो आपके पास दोनों सेगमेंट ऑलरेडी है वहां पे, तो आपको फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप अपने NB20 को अगर देख रहे हैं, तो वाकई में आपको देखना होगा कि वाकई क्या आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू इन्वेस्टिंग की जरूरत है कि नहीं। तो जैसे मैंने कहा, ट्रेंड पे ध्यान रखिए एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि आपको बताता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो कि कुछ सुटेबल चीजों आपसे छूट जाए, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा आपके लिए। ध्यान रखिए डेफिनेटली। दूसरा, जैसा आपने कहा कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, जैसे मैंने कहा पहले कि अगर आप वो देख लीजिए, ऐसा मुझे लगता है हमारे देश में अभी भी फंड मैनेजर्स के पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं कि एक्टिव फंड में वो आपको, स्पेशली अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, और जो एज ए कैटेगरी है, जैसे मल्टी कैप की बात करें, तो इंडेक्स में वो बनाना आपके लिए मुश्किल है। तो सूटेबिलिटी के हिसाब से और पोटेंशियल के हिसाब से अभी भी मुझे लगता है एक्टिव जो फंड मैनेजमेंट है वो आपको बेटर रिटर्न दे सकती है, लेकिन फंड का चुनाव करने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप वो सब करें, आप चाहते हैं कि सिंपल रखें, आप खुश हैं कि जो उस सेगमेंट का जो रिजल्ट आता है उतना रिटर्न मुझे मिल जाए, तो फिर आप डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कम से कम 10-15% अपने पोर्टफोलियो का आप इंडेक्स कर सकते हो। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। कुछ डाउनसाइड्स इंडेक्स फंड के, क्योंकि डेफिनेटली फायदे तो हैं इसके बहुत सारे, इसमें निवेश भी बहुत सारा आ रहा है, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है तो शायद एक एक्टिव फंड के मुकाबले उतना रिटर्न शायद एक इंडेक्स फंड जनरेट नहीं करता है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं। तो और जो एक्टिवली मैनेज फंड, जैसा अभी आपने जिक्र किया, उसमें जो फंड मैनेजर है वो तुरंत फैसला ले सकते हैं, पर ये केस एक इंडेक्स फंड के साथ नहीं हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे पॉसिबल डाउन साइड्स हैं जिसको एक निवेशक को समझना जरूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग। देखिए, दोनों का बेसिक फर्क वही है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट मतलब फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज से आप कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट से बेटर रिटर्न हो। तो अगर आप चाहते हैं मार्केट से बेटर रिटर्न, तो कहीं ना कहीं आपको एक्टिव फंड देखना होगा। अगर आप मार्केट रिटर्न से खुश हैं, तो फिर आप इंडेक्स फंड देख सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ऐसे फेजेस होते हैं जब मार्केट की ब्रेथ, जैसे मैंने कहा, नैरो हो और एक पर्टिकुलर सेगमेंट कर रहा है या एक पर्टिकुलर स्टाइल चल रहा है, तो ऐसा सिचुएशन आती है जब हम देखते हैं कि पैसिवली मैनेज फंड जो है वो एक्टिवली मैनेज से अच्छा रिटर्न भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्टिवली मैनेज फंड अच्छा रिटर्न देते हैं, बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड और सूटेबिलिटी की, जैसे अभी हम कैटेगरी की ही बात कर रहे थे मल्टी कैप में, अगर आपको वैसा एक पोर्टफोलियो बनाना है एक फंड से, तो फिर आप वो इंडेक्स फंड से या ETF से आप नहीं बना सकते, आपको एक कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। और वो शायद इन्वेस्टर्स के लिए वो कहीं ना कहीं कम्बरसम भी हो सकता है, क्योंकि फिर उतने सारे फंड हैं। इंडेक्स फंड जो है वो आपके पोर्टफोलियो में दे आर सपोज टू मेक इट सिंपल, बट अगर आप बहुत ज्यादा वैरायटी रखेंगे तो फिर वहां पे भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो जैसे मैंने कहा, सूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कितनी काबिलियत है कि आप किस तरह का डिसीजन ले सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए। बट मुझे लगता है अभी कुछ साल डेफिनेटली है जब पोर्टफोलियो में कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का, और एक्टिवली मैनेज फंड में अभी भी वो पोटेंशियल है, स्पेशली कुछ कैटेगरीज में, कि वो आपको बेहतर रिटर्न दे सके। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे हेमंत जी, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए।